जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज आ रही सभी को? जय हिंद शिखा, जय हिंद अखिल, जय हिंद आयुष। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ाई करी थी वो हमने पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, और वैदिक सिविलाइजेशन में हमने अर्ली वैदिक पीरियड के पार्ट को एड्रेस किया था। अब आज हम लेटर वैदिक पीरियड और उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स होते हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑफ द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज का जियोग्राफिकल एक्सपेंशन क्या था आर्यंस का, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो देखिए यहाँ पे दो नक्शे आप देख सकते हैं, दोनों एक ही नक्शे हैं, अलग अलग फोटोज हैं उसके। एक लिटरेचर की हमने बात करी थी, उस लिटरेचर का नाम था शतपथ ब्राह्मण। हमने जब वैदिक लिटरेचर्स की बात करी थी तो हमने देखा था कि मेजर वैदिक लिटरेचर्स के बाद में हम ब्राह्मण लिटरेचर्स का क्रिएशन देखते हैं, और उन्हीं ब्राह्मण लिटरेचर्स के क्रिएशन में से एक क्रिएशन हमने देखा था जिसको हमने नाम दिया था शतपथ ब्राह्मण। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जस्ट एक्नॉलेज मी। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? प्लीज एक्नॉलेज कीजिए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, आई बिलीव कि मेरी आवाज आ रही है सभी को। ठीक है, तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि शतपथ ब्राह्मण के बारे में हमने बात करी थी, और ये जो शतपथ ब्राह्मण लिटरेचर है, ये शतपथ ब्राह्मण लिटरेचर के अंदर हमको एक रेफरेंस मिलता है। वो रेफरेंस ये मिलता है कि एक हीरो था, कोई लीडर था वैदिक पीरियड का, जिसका नाम मेंशन किया हुआ है विदेह माधव। तो विदेह माधव नाम का ये लीडर ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन शुरू करता है। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि आर्यों का जो होमलैंड था, ये होमलैंड लैंड ऑफ सेवन रिवर्स में बेस्ड था, ये लैंड ऑफ सेवन रिवर्स में बसा हुआ था। तो शतपथ ब्राह्मण ये कहता है कि यहां से विदेह माधव नाम का कोई हीरो, कोई लीडर ईस्ट वर्ड्स एक्सपेंशन करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन करता है। और उसके बारे में लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण में कि जंगलों को जलाता हुआ और नदियों को सुखाता हुआ वो आगे बढ़ा। पुराने जमाने में जब लोग आगे बढ़ते थे तो आज की तरह हाईवेज नहीं हुआ करते थे, और क्योंकि हाईवेज नहीं हुआ करते थे इसीलिए जंगलों में से रास्ता बना के निकलना होता था। और एक बहुत अच्छा तरीका उसका होता था कि सूखे के मौसम में जंगल को जला दो, जिससे कि जंगलों को पार करना आसान हो जाता था। तो विदेह माधव जंगलों को जलाता हुआ और नदियों को सुखाता हुआ आगे बढ़ता है। नदियों को कैसे कोई सुखा सकता है? तो बेसिकली नदियों को कोई सुखा नहीं सकता। वो ये माना जाता है कि जो आगे ये लोग बढ़ते थे तो जो नदियां होती थी ना, उसको सूखने का इंतजार करते थे। गर्मियों के दिनों में ड्राई सीजन्स जब अपने पीक पर होते थे तो ये नदियों को सूखने का इंतजार करते थे, उनके ड्राई होने का इंतजार करते थे, फिर उसको रिलेटिवली आसानी से पार कर लेते थे। तो इस तरह विदेह माधव आगे बढ़ता है जंगलों को जलाता हुआ और नदियों को सुखाता हुआ, और आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तब तक जब तक कि वो एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच जाता जहां पर कि उसका रास्ता रुक जाता है। उसका रास्ता रोक देती है एक नदी जो कि आज नेपाल, तब भी नेपाल की तरफ से ही आती थी, आज भी नेपाल की तरफ से ही आती है। उस नदी को नाम दिया गया है शतपथ ब्राह्मण के अंदर। नदी का नाम है सदा नीरा। सदा नीरा, सदा यानी कि हमेशा, नीर यानी कि पानी, यानी कि ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी रहता ही था। शायद वो सूखती नहीं थी या वो उस वक्त नहीं सूखी, इसीलिए उसको पार नहीं कर पाए, उसको पार नहीं कर पाए। सचिन सिकरवार, 10 राजा को किसने हराया था? आपका क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पूछ लिया। ये जो 10 राजाओं की लड़ाई थी, ये 10 राजाओं की लड़ाई रावी नदी के किनारे हुई थी। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं थोड़ा और बता देता हूं, इसको इंपॉर्टेंट भी है ये।
देखिए क्या हुआ था कि ऋग्वेद के 7वें चैप्टर में, ऋग्वेद के 7th चैप्टर में हमको एक जिक्र मिलता है, एक युद्ध का, एक बैटल का जिक्र मिलता है। उसे कहा जाता है दशराग्य युद्ध, या उसको इंग्लिश में भी कहते हैं दशराजन युद्ध। अब ये जो युद्ध था, इसमें एक तरफ राजा सुदास था और उसके साथ उसके जो कुल गुरु थे वशिष्ठ, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का कोएलिशन था। तो एक तरफ 10 राजाओं का कोएलिशन, दूसरी तरफ सुदास। इनकी लड़ाई क्यों हुई थी? तो इनकी लड़ाई के प्रोबेबली 2 रीजंस माने जाते हैं। एक, रावी नदी और उसके आसपास का फर्टाइल इलाका। दूसरा कि मवेशी, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मवेशियों को लेकर ये आपस में लड़े होंगे, लेकिन प्राइमरीली ये माना जाता है कि टेरिटरीज के लिए ये लड़ाई हो रही थी। अब इस लड़ाई के अंदर यूं देखा जाए तो एक तरफ 10 राजाओं का एक कोएलिशन बन गया था, 10 राजाओं का कोएलिशन। अब ये जो 10 राजाओं का कोएलिशन था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोएलिशन था। इसमें 5 आर्यन ट्राइब्स थी और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थी। अब यूं तो सुदास का पल्लड़ा हल्का था, लेकिन सुदास ने स्ट्रेटेजिकली चाल चली, उसने स्ट्रेटेजी का यूज किया, और स्ट्रेटेजी का यूज करके उसने अपने दुश्मनों को एक खास पोजीशन तक आने दिया। और जब वो दुश्मन एक खास पोजीशन तक आ गए, तब सुदास ने रावी नदी के पास में बने हुए एक डैम की दीवार को तोड़ दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी बाढ़ की तरह वहां पर आ गया, और उसके ज्यादातर दुश्मन उस बाढ़ के अंदर डूबकर मारे गए। ये लड़ाई उसने वहीं जीत ली थी। इससे हमको एक बात पता चलती कि एक तो ऐसी लड़ाई हुई थी, दूसरी ये बात पता चलती है कि उस वक्त वैदिक पीरियड में भी डैम्स बनाना आता था लोगों को। इनफैक्ट डैम्स बनाने का आर्ट तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही फ्लरिश करता चला आया है, लेकिन यहां पर भी हम देखते हैं कि डैम्स बनते, उसने डैम की दीवार को तोड़ा और उसमें से जो पानी बह के आया, उसमें उसके ज्यादातर दुश्मन डूब कर मारे गए, और फिर बचे खुचे दुश्मनों को उसने बैटलफील्ड में डिफीट कर दिया था। तो यह है 10 राजाओं की लड़ाई, जिसमें एक तरफ सुदास था और दूसरी तरफ 10 राजाओं का कोएलिशन था, जिसमें से 5 आर्यन ट्राइब्स थी और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थी। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। अब हम वापस आज के इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते कि विदेह माधव और उसके साथी आगे बढ़ते गए तब तक जब तक कि एक ऐसी नदी नहीं आ गई जो नदी हमेशा भरी हुई रहती थी, जिसे सदा नीरा नाम दिया गया था। तो यहां पर आकर उनका एक्सपेंशन चेक हो गया, यहां पर आकर उनका एक्सपेंशन रुक गया। वही तो एक चीज तो ये मान ली गई लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत में कि आर्यों का एक्सपेंशन नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होता होता प्रेजेंट डे बिहार के इलाकों तक पहुंच गया था। तो एक तो यह एस्पेक्ट हो गया जियोग्राफी का लेटर वैदिक पीरियड में। दूसरा एस्पेक्ट जियोग्राफी का लेटर वैदिक पीरियड में हमें पता चलता है कुछ लिटरेचर से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेटर वैदिक या वैदिक इंटायर वैदिक पीरियड की जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन हमको सारी की सारी कहां से मिलेगी? लिटरेचर से मिलेगी। तो अगेन लेटर वैदिक पीरियड की हमको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी हमको लिटरेचर्स को रेफर करना होगा। तो शतपथ ब्राह्मण ये बता देता है हमको कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट से एक्सपैंड होते होते वो पहुंच गए गंगा के निचले मैदानों तक, लोअर गैंजेटिक प्लेन्स तक पहुंच गए, यानी प्रेजेंट डे बिहार तक पहुंच गए, जहां एक नदी को वो उस समय पार नहीं कर पाए। उसको सदा नीरा नाम से जिक्र किया गया है लिटरेचर में, आइडेंटिफाई किया है उसको मॉडर्न डे गंडक रिवर से, जो नेपाल से निकलती है और बिहार की तरफ बहती है। वहीं दूसरी तरफ लेटर वैदिक एज के अंदर कुछ और लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ था। उन लिटरेचर्स के अंदर हमको कुछ ऐसे जियोग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि पढ़ने को मिलते हैं, जिससे अगेन हमको लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस के एक्सपेंशन की और ज्यादा जानकारी मिलती है। तो वो लिटरेचर कौन सा था? वो लिटरेचर, दूसरा लिटरेचर जिसमें लेटर वैदिक एज की जियोग्राफी की जानकारी मिलती है, वो है उपनिषद। उपनिषद के बारे में हम पहले भी बात कर चुके कि बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हुआ करते थे, लेकिन इन उपनिषद के अंदर बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स का भी जिक्र है। कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स जिसका जिक्र है, जिससे हमको लेटर वैदिक एज के आर्यंस की और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इलाका है
जैसे हमको क्या क्या जिक्र सुनने को मिलता है। एक, हमको इंफॉर्मेशन मिलती है रिवर की, और रिवर का नाम है चरमावती। चरमावती, चरमावती एंशियंट नेम है रिवर चंबल का। चरमावती एक एंशियंट रिवर हुआ करती थी जो आजकल भारत में चंबल के नाम से जानी जाती है। जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप कि ये नदी निकलती है विंध्याचल के पहाड़ों से, और वहां से निकलकर ये नदी मिलती है यमुना में, और यमुना से फिर यमुना आगे फर्दर गंगा में मिलती है। तो ये नदी सेंट्रल इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से निकलती है और इस तरह से बहकर जाती है और इधर यमुना में मिलती है। तो एक हमको इसका जिक्र मिलता है चरमावती का, जो कि ये वाली रिवर है। वही हमको एक और माउंटेन का जिक्र मिलता है, विंध्याचल माउंटेन्स। विंध्याचल माउंटेन्स एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश को डायगोनली बाइसेक्ट करते हुए प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक जाती है। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में पैरेलली नर्मदा रिवर के रन होती है। इस माउंटेन रेंज का भी हमको जिक्र मिलता है उपनिषद में, और तीसरा जिक्र हमको मिलता है उपनिषद के अंदर एक और रिवर का, और वो जो रिवर है उस रिवर को नाम दिया गया है अमरकंटक के पहाड़ों से निकलकर बहने वाली और गल्फ ऑफ कैम्बे के अंदर गिरने वाली। कोई बता सकता है कौन सी नदी है? अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। कोई बता सकता है कौन सी नदी है ये? एनीवन? यस, वेरी गुड, दीपांजलि तिवारी। ये नर्मदा रिवर है, लेकिन उपनिषद में इस नर्मदा रिवर को एक अलग नाम से जिक्र किया गया है, वो नाम है रेवा। नर्मदा को मां रेवा भी कहा जाता है, और ये रेवा जो नाम है, जो एंशियंट नेम हुआ करता था रिवर नर्मदा का, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसको रेवा क्यों कहते थे। एंशियंट टाइम्स में जो भी नाम दिए जाते थे किसी भी चीज को, चाहे कोई बच्चा हो या कोई इंसान हो, कोई भी हो, या कोई जियोग्राफिकल फीचर हो, उसको जो भी नाम दिए जाते थे उसके किसी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दिए जाते थे। ये जो नदी है नर्मदा नदी, इसकी एक खासियत हुआ करती थी, कुछ हद तक अभी भी है, कि बहुत तेज आवाज करके बहने वाली नदी हुआ करती थी। खासतौर पे पहले देखिए, अभी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बन गए हैं। बारगी डैम बन गया है, पुनासा डैम, इंदिरा सागर डैम बन गया है, फिर आगे सरदार सरोवर डैम बन गए, तो उसके नेचुरल फ्लो को बहुत ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो अब वो फ्लो नहीं रहा उसका जो कभी हुआ करता था आज से 50 साल पहले या आज से 100 साल पहले। लेकिन जब ऐसा था तब ये नदी बहती थी तेज आवाज करके, इसका बहाव, क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज था। एक तरफ हम नॉर्थ इंडिया की रिवर्स को देखते हैं जो हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने से बहते हुए आगे बढ़ती है, और वो नदियां बहुत शांत आगे बढ़ती, वो नदियां अंडर वाटर करंट्स में आगे बढ़ती जाती है। लेकिन ये जो नदी है रेवा, जिसको रेवा कहा गया है एंशिएंट टेक्स्ट में, ये विंध्याचल माउंटेन्स और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच में बहती है। ये नर्मदा के साउथ में सतपुड़ा माउंटेन्स है, नॉर्थ में विंध्याचल माउंटेन्स है, और नर्मदा की मैक्सिमम रिवर्स इन पहाड़ों से आकर उसमें मिलती है। ट्रिब्यूटरीज जिसको आप कहते हैं, ऐसी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ों से आके गिर के नर्मदा में जुड़ती है, और पहाड़ों की ढलानें बहुत तीखी है, जिसके कारण वो जो नदियां आकर मिलती नर्मदा में बड़ी तेजी से आके मिलती, जिसकी वजह से नर्मदा का वेग बहुत बढ़ जाता है। और इसीलिए ये उत्तर भारत की नदियों की तरह अंडर वाटर करंट्स में नहीं बहती, ये पेनिनसुलर रिवर है और ये बहुत तेज बहाव में आगे बढ़ती थी। और क्योंकि बहुत तेज आवाज करके ये आगे बढ़ती थी, इसीलिए इसको एंशिएंट आर्यंस रेवा कहते थे। ये जिक्र हमको पूरा उपनिषद के अंदर देखने को मिलता है, और इस उपनिषद के डिस्क्रिप्शन से हमको अब यह बात समझ में आ गई कंप्लीटली कि लेटर वैदिक एज में आर्यंस का एक्सपेंशन ईस्ट में जहां तक प्रेजेंट डे बिहार में हो चुका था, वही फर्दर साउथ में यह एक्सपेंशन सेंट्रल इंडिया तक यानी कि नर्मदा रिवर तक हो चुका था। तो ये तो रही लेटर वैदिक पीरियड की जियोग्राफी।
और ये जो पूरा इलाका था, साउथ में नर्मदा रिवर तक, ईस्ट में गंडक रिवर तक, नॉर्थ वेस्ट में मुंजवंत माउंटेन्स, मुंजवंत माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट में मुंजवंत माउंटेन्स और नॉर्थ में हिमवंत। हिमवंत यानी कि हिमालय, मुंजवंत यानी कि हिंदुकुश माउंटेन्स। तो एक तरफ लेटर वैदिक एज की भारत की या आर्यंस की जियोग्राफी का एक लिमिट था मुंजवंत माउंटेन्स, हिंदुकुश के पहाड़, वहीं दूसरी तरफ हिमालय के पहाड़, वहीं तीसरी तरफ नर्मदा की रिवर और चौथी तरफ गंडक रिवर, प्रेजेंट डे बिहार की। और इस सब के बीच का जो इलाका था लेटर वैदिक एज में, दिस रीजन, दिस एंटायर रीजन केम टू बी नोन एज आर्यवर्त। दिस एंटायर रीजन केम टू बी नोन एज आर्यवर्त, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस, आर्यों की भूमि। तो दिस is the geography of the later Vedic age. As compared to the early Vedic age, later Vedic age में geography expand हो गई थी, ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के अंदर। तो ये हुई बात लेटर वैदिक एज की जियोग्राफी की। और लेटर वैदिक एज की जियोग्राफी के बाद हम अगले एस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो है सोसाइटी इन द लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में हमने सोसाइटी के बारे में बात करी थी, और अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था विमेन की कंडीशन के बारे में बात करी थी, वर्ण सिस्टम के बारे में बात करी थी, आश्रम सिस्टम के बारे में बात करी थी, और साथ ही साथ हमने बात करी थी कि अलग अलग एक्टिविटीज क्या हुआ करती थी आर्यंस की। अब इन्हीं एस्पेक्ट्स में हम ये देखेंगे कि लेटर वैदिक एज के अंदर क्या क्या बदलाव आने शुरू हो गए थे। तो सबसे पहली बात करेंगे हम कंडीशन ऑफ विमेन। कंडीशन ऑफ विमेन। तो जहां हमने अर्ली वैदिक एज के अंदर देखा था, अर्ली वैदिक एज में मैंने आपको बताया था कि विमेन की जो कंडीशन थी वो बहुत बेहतर थी एज कंपेयर टू द कमिंग एजेस। आने वाली एजेस के मुकाबले विमेन की कंडीशन बेहतर थी। लेटर वैदिक एज में इसमें बदलाव आने शुरू हो गए, है ना। तो विमेन की कंडीशन कैसी हो गई, तो उसके लिए एक वर्ड आप बस याद रख लो, डिटीरियोरेटेड। विमेन की कंडीशन हो गई डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है कि खराब हो गई विमेन की कंडीशन। अब हम ये समझेंगे कि विमेन की कंडीशन क्यों खराब हुई थी। विमेन की कंडीशन के खराब होने की वजह, सबसे पहली चीज ये थी, किसी भी सोसाइटी के अंदर विमेन की कंडीशन अच्छी या बुरी कब होती है? जब भी सोसाइटी या कंट्री के ऊपर इन्वेजन होता है, बाहरी दुश्मनों का हमला होता है, या फिर विद इन द कंट्री एनार्की हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अराजकता हो जाती है। तो या तो कंट्री के अंदर अराजकता या एनार्की हो जाए, या कंट्री के ऊपर बाहर से कोई बड़ा हमला हो जाए दुश्मनों का। उन दोनों ही कंडीशन में विमेन की कंडीशन खराब हो जाती है। यह लेटर वैदिक पीरियड में भी यही हो रहा था। एक तरफ लेटर वैदिक पीरियड में जहां जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा था, एक तरफ लेटर वैदिक पीरियड में जहां जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही थी। और वो कॉस्ट थी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की वॉरफेयर। क्योंकि आर्यों के बहुत सारे ट्राइब्स आगे बढ़ रहे थे, और आर्यों के बहुत सारे ट्राइब्स आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से लड़ाई भी कर रहे थे। तो इस प्रोसेस में वॉर और एनार्की दोनों बढ़ रहे थे। वॉर और एनार्की की इस सिचुएशन में विमेन फोक वल्नरेबल होती थी, विमेन फोक खतरे में होती थी। इसीलिए ये चेंज आया कि विमेन फोक का पार्टिसिपेशन सोसाइटी के अंदर ग्रेजुअली कम होने लग गया। जिस तरह से अर्ली वैदिक एज के अंदर विमेन एजुकेशन लेने के लिए फ्रीली जा सकती थी या किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में पार्टिसिपेट कर सकती थी, वैसी कंडीशन लेटर वैदिक एज के अंदर नहीं रही थी। और इसीलिए विमेन की जैसे ही उनका पार्टिसिपेशन कम हुआ सोशली, इकोनॉमिकली, तो वैसे ही वो
कन्फाइंड हो गई अपने घर तक। जैसे ही वो कन्फाइंड हो गई घर तक, उसके पास अब नॉलेज नहीं था, नॉलेज नहीं था तो वो सोसाइटी में कोई रोल प्ले नहीं कर सकती थी, बाहर निकल नहीं सकती थी, क्योंकि सिचुएशन वल्नरेबल हो गई थी उसके लिए, खतरनाक हो गई थी उसके लिए। इसीलिए ग्रेजुअली विमेन का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है लेटर वैदिक एज में। तो एक सोसाइटी का सबसे पहला एस्पेक्ट है लेटर वैदिक एज का, कंडीशन ऑफ विमेन गॉट डिटीरियोरेटेड। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सोसाइटी का हम बात करेंगे वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम, ये वर्ण सिस्टम के बारे में हमने बात करी थी कि ऋग्वेद के 10th चैप्टर के अंदर हमको वर्ण सिस्टम के बारे में, ऋग्वेद के 10th चैप्टर में हमको वर्ण सिस्टम के बारे में पता चलता है। और ये वर्ण सिस्टम के बारे में उस दिन मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद या उस वक्त की सोसाइटी में जो देखा गया था, वर्ण सिस्टम बिल्कुल भी ऑक्यूपेशनल होता था, वर्ण सिस्टम बिल्कुल भी बर्थ बेस्ड नहीं होता था। दूसरा चेंज लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में यह आता है कि वर्ण सिस्टम बिकेम बेस्ड ऑन बर्थ, ये जन्म के ऊपर आधारित हो गया था। दिस वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। अब ऐसा क्यों हुआ था, किसने इसको बनाया बर्थ के ऊपर बेस्ड? जब ये पहले ऑक्यूपेशनल था तो इसको जन्म के ऊपर आधारित किसने बनाया? क्या इसको प्रीस्टली क्लास ने या ब्राह्मण्स ने बर्थ के ऊपर बेस्ड बनाया? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया थी, एक बहुत ग्रेजुअल चेंज था जो अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड के बारे में के ऊपर आता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ द पीपल। देखिए, वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण एक काम करते थे, क्षत्रिय दूसरा, वैश्य एंड शूद्र सब अपने अपने काम करते थे ओवर द। और मैंने उस दिन भी आपको ये बात बताई थी कि इनके जो बच्चे होते थे, इनके जो आने वाली जनरेशन होती थी, उनके लिए ये काम आसान होता था कि वो लोग अपने पिता के ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि बचपन से उसको देखते आ रहे थे, ज्यादा अच्छा उसका ऑब्जर्वेशन किया हुआ था, उसको समझते ज्यादा थे, इसीलिए उसमें ढल जल्दी जाते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि प्रीस्टली क्लास ने या ब्राह्मण्स ने मिलकर यह तय किया था कि वर्ण सिस्टम अब से ऐसा ही रहेगा कि हमारे बच्चे ब्राह्मण्स का ही काम करेंगे, क्षत्रियों के बच्चे वही काम करेंगे और दूसरे वर्ण के बच्चे उनके पेरेंट्स का ही काम करेंगे। ऐसा किसी ने भी तय नहीं किया भारत के इतिहास में, ये तो अपने आप होता गया। ये लोगों की इनसिक्योरिटी होती थी, वो ये सोचते होंगे कि कुछ और ट्राई करने से अच्छा है कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम हमारी आने वाली जनरेशन करती रहे, उसकी लाइवलीहुड इंश्योर्ड रहेगी, उसकी लाइवलीहुड इंश्योर्ड रहेगी। एक वर्ड है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में उसको पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा वो वर्ड, उसको कहते हैं जजमानी, या फिर उसको कहते हैं यजमानी। किसी को पता है ये जजमानी या यजमानी सिस्टम क्या होता है? किसी को पता है जजमानी या यजमानी सिस्टम क्या होता है? कोई जानता है जजमानी या यजमानी सिस्टम? अभिषेक राज, व्हाट इज नियोग सिस्टम? नियोग सिस्टम, अभिषेक, एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें कि कोई लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी शादी उसके डिसीज्ड हस्बैंड के किसी भाई से कर दी जाती थी। इस तरह के सिस्टम को नियोग सिस्टम बोलते थे। अगर अपन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं बहुत सारा बता सकता हूं आपको कि क्या क्या डूज एंड डू नॉट्स होते थे उसके अंदर, लेकिन सिंपली इतना ही बताऊंगा आपके याद रखने के लिए कि किसी स्त्री के पति की मृत्यु पर उस स्त्री का विवाह उस पति के किसी भाई से हो जाता था। ठीक है, यजमानी सिस्टम, यजमान, ठीक है। उपाध्याय जी ने कहा ब्राह्मण किसी के घर जाके पूछते। देखिए यहां पे यजमानी सिस्टम जो है ना सिर्फ ब्राह्मण्स तक लिमिटेड नहीं है, भारत में एक ट्रेडिशन रहा था। आप अपने पेरेंट्स से, अपने दादाजी वगैरह से पूछना, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि आपके फादर किसी के यहां जाके बाल कटवाते थे, किसी दुकान पे जाके बाल कटवाते थे, तो आपको भी उसके बेटे के यहीं जाके बाल कटवाने होते थे। होते नहीं थे, वो होता ही था।
आपके दादाजी किसी की दुकान से जाके किराने का सामान खरीदते थे, तो आपके पापा उसके बेटे की दुकान से खरीदते थे, आप उसके बेटे की दुकान से खरीदते थे। आपके यहाँ पे जो प्रीस्ट, जो ब्राह्मण यज्ञ करने आते थे, या आपके फादर के यहाँ जो आते थे, उनके बेटे आपके यहाँ यज्ञ करने के लिए आते थे। यानी इंश्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इंश्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि मैंने किसी को सर्व किया है, मेरा बेटा उसके बेटे को सर्व करेगा, उसका बेटा उसके बेटे को सर्व करेगा। एंशिएंट इंडिया में ये सिस्टम चला ही आता था। इससे क्या होता था, सबके लाइवलीहुड इंश्योर्ड हो जाते थे, चाहे बाल काटने वाला हो या कपड़े धोने वाला हो या फिर कोई प्रीस्ट हो या कोई क्षत्रिय हो। तो इस सिस्टम को यजमानी या जजमानी व्यवस्था कहते थे। और इसी यजमानी सिस्टम की वजह से वर्ण सिस्टम बिकेम बेस्ड ऑन बर्थ, कि सबने सोचा कि यार हमारा जो बच्चा है ना, वो उसके बच्चे जिसको हम सर्व करते थे उसके बच्चे को सर्व करेगा, तो उसकी लाइवलीहुड इंश्योर्ड रहेगी। और इसी चक्कर में ये वर्ण सिस्टम जो था, इनसिक्योरिटी के चक्कर में, और सबकी इनसिक्योरिटी फ्रॉम ब्राह्मण्स टू शूद्रा, सभी की इनसिक्योरिटी के चक्कर में ये वर्ण सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, वॉट एवर, लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख लेना बहुत अच्छे से। इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में हम दूसरे चेंजेस ये देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सोसाइटी और रिजिड हो जाती है, सोसाइटी में रिजिडिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। सोसाइटीज बिकेम रिजिड, सोसाइटीज बिकेम रिजिड। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर देखने को आते हैं कि ये इसके साथ नहीं बैठ सकता, वो उसके साथ नहीं बैठ सकता, जिसको हम छुआछूत भी बोलते हैं। उसकी शुरुआत भी हम लेटर वैदिक एज की सोसाइटी में देखते हैं। तो लेटर वैदिक एज की सोसाइटी में कंडीशन ऑफ विमेन एक तो डिटीरियोरेट हो गई क्योंकि वॉरफेयर और एनार्की बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरा, वर्ण सिस्टम बिकेम बेस्ड ऑन बर्थ, और इसमें कोई भी कम्युनिटी का हाथ नहीं था। ये सभी के इनसिक्योरिटी की वजह से हुआ। सोसाइटी के अंदर रिजिडिटी आ गई। कुछ चीजें नहीं बदली थी सोसाइटी में लेटर वैदिक एज के अंदर भी, जैसे कि आश्रम सिस्टम, है ना। सो देयर वाज नो चेंज इन आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया था क्योंकि आश्रम सिस्टम पहले भी जो था बहुत रैशनल था, अभी भी बहुत रैशनल था। आश्रम सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, 8 साल की उम्र से ब्राह्मण जा सकते थे उसके अंदर, 12 साल की उम्र से क्षत्रिय और 16 साल की उम्र से वैश्य। लेटर वैदिक एज में शूद्र कम्युनिटी के लिए आश्रम के अंदर एंट्रेंस का कोई स्कोप नहीं था, अनफॉर्चुनेटली। और ये एक बुरा चेंज आया था आश्रम सिस्टम के अंदर लेटर वैदिक एज में। अदरवाइज आश्रम सिस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं आया था लेटर वैदिक एज के अंदर। तो ये सारे जो चेंजेस हम देखते हैं लेटर वैदिक एज की सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए थे। अर्ली वैदिक एज में हमने देखा था कि रिपब्लिकन किंगडम्स होते थे, सभाएं होती थी, समिति होती थी, विदत होती थी। अब सबसे पहली चीज जो पॉलिटिकल चेंज में हम देखेंगे, अजीत आपने बोला कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड। एक बात बहुत अच्छे से याद कर लेना आप, वैदिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में सभी लोग, कभी किसी किताब में लिखा रहता है, इसमें मैं देखता हूं कि कास्ट सिस्टम लिखा हुआ है। नहीं, हम कास्ट सिस्टम नहीं बोलेंगे, अभी भी हम वर्ण सिस्टम बोलेंगे। वर्ण और कास्ट इन दोनों में डिफरेंस होता है। वर्ण, और वर्ण तो वैसे हिंदी वर्ड ही है, संस्कृत वर्ड ही है, और कास्ट को हिंदी में बोलते हैं जाति। तो वर्ण और जाति में अंतर होता है। एक ही वर्ण में कई जातियां हो सकती है, एक ही वर्ण में कई जातियां हो सकती है। शूद्र एक वर्ण हो सकता है लेकिन उसमें कई जातियां हो सकती है। क्षत्रिय एक वर्ण होता है लेकिन उसमें कई जातियां हो सकती है ना। तो जातियां अलग होती है, वर्ण अलग होता है। और जब भी हम वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा वर्ण वर्ड यूज करेंगे, कास्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। कास्ट वर्ड आने वाले इतिहास में, यानी मौर्यन पीरियड या पोस्ट मौर्यन पीरियड, वहां से हम यूज करना शुरू कर देंगे। ये कास्ट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ,
तो ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि क्या होता था कि लोग अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस करते थे। वो जो अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस होते थे ना, वो उनकी कास्ट बन जाते थे। या कभी कभी क्या होता था कि दो अलग अलग वर्ण के लोग शादी कर लेते थे, दो अलग अलग वर्ण के लड़का लड़की शादी कर लेते थे, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो मिक्स्ड वर्ण के होते थे और वो एक नई जाति के माने जाते थे। ऐसी बहुत सारी जातियां थी जो अलग अलग वर्णों के मिलने से क्रिएट हुई थी। तो लेटर वैदिक एज, इसमें हम जब भी बोलेंगे तो कास्ट सिस्टम कभी भी नहीं बोलेंगे, वर्ण सिस्टम बोलेंगे, इसको हमेशा याद रखना। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक एज के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे राइज ऑफ लार्ज किंगडम्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेटर वैदिक एज की पॉलिटी में, बड़े साइज के किंगडम्स हो गए। हम अर्ली वैदिक एज के अंदर देखते हैं कबीलों में रहते थे आर्य, और ये कबीलों में रहते थे, इनके किंगडम्स का साइज भी रिलेटिवली लो यानी कि छोटा होता था। लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर लार्जर किंगडम्स का राइज हुआ। हमने देखा ना, 2 स्लाइड्स पहले हमने देखा कि कितने बड़े इलाके में अब ये लोग फैल गए थे, तो जाहिर सी बात थी कि इनके किंगडम्स का साइज भी अब बड़ा ही होगा। दूसरा डिफरेंस जो कि पॉलिटिकल आता है लेटर वैदिक एज में, वो आता है राइज ऑफ मोनार्कीज। मोनार्कीज यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक राजा या उसकी फैमिली पूरे किंगडम को रूल करती। रिपब्लिकन किंगडम में हमने देखा था राजा को इलेक्ट किया जा रहा है समिति के द्वारा, राजा जो है वो हेरिडिटरी नहीं है, उसकी जगह अगली बार किसी और को भी इलेक्ट किया जा सकता है, उसके बेटे को जरूरी तौर पे इलेक्ट नहीं किया जाएगा, और वो राजा भी कुछ नियमों से बंधा हुआ रहेगा। तो किंग इज नॉट एब्सोल्यूट, किंग इज सेल्फ डिक्लेयर्ड एंड किंग इज नॉन हेरिडिटरी। ये पॉइंट्स हैं रिपब्लिकन किंगडम के। लेकिन मोनार्की के अंदर ये तीनों ही पॉइंट्स क्रॉस हो जाते हैं। सबसे पहला, राजा सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है कि मैं राजा हूं। दूसरा, राजा हेरिडिटरी होता है, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी के परिवार से राजा बनते हैं। और तीसरा, किंग इज अबव ऑल द लॉ, राजा सारे नियमों से ऊपर होता है। और मोनार्कीज का राइज किन कंडीशंस में होता है? रिपब्लिकन सिस्टम तो अच्छा सिस्टम दिखाई देता है ना, तो मोनार्कीज का राइज क्यों हुआ? अगेन डेमोक्रेसी वर्ड यूज नहीं करेंगे हम यहां पे, डेमोक्रेसी बहुत अलग होता है। तो एंशिएंट टाइम्स में जब भी हम वर्ड यूज करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे रिपब्लिकन या हम वर्ड यूज करेंगे मोनार्की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर लोग वोट देते, लोग अपने राजा को चुनते हैं, वो डेमोक्रेसी होता है। लेकिन रिपब्लिकन सिस्टम में भी लोगों को ये राइट नहीं था, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो कि राजा को चुन लेते थे, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग मिलकर राजा को चुन लेते थे, कॉमन पीपल वोट नहीं देते थे। इसलिए कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री में हम डेमोक्रेसी वर्ड यूज करेंगे ही नहीं, है ना। तो अच्छा, ये मोनार्कीज का राइज क्यों हो गया? रिपब्लिकन सिस्टम तो अच्छा सिस्टम था। किसी ने पूछा राजपूत एक वर्ण है क्या? नहीं, राजपूत वर्ण नहीं है, राजपूत जाति है, वर्ण क्षत्रिय है, ठीक है। मोनार्कीज का राइज क्यों हो गया था? मोनार्कीज तभी बन सकती है, मोनार्कीज सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकती है जब किसी के पास बहुत बड़ी फोर्स हो। देखो, मोनार्की में क्या हो रहा है, कोई राजा है, वो राजा किसी को हुक्म दे रहा है और उससे काम करवा रहा है। अब आप सोचो कि आप किसी का हुक्म क्यों मानोगे? अगर मैं आपको कुछ कहूं कि ऐसा कर दो तो आप कर दोगे कि चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो कर देते। लेकिन अगर मैं ऑर्डर्स देना शुरू कर दूं तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी सर, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आप ऑर्डर्स नहीं दो हमको। और मैं फोर्स नहीं कर सकता आपको किसी भी चीज के लिए। लेकिन मोनार्कीज में एक राजा किसी भी चीज के लिए फोर्स कर सकता था किसी को भी। हमने देखा, जब हिस्ट्री में हमने देखा कई ऐसे मौकों पे राजा किसी का गला कटवा देता है, अपनी तरफ से डिसीजन दे देता है। मिडाइवल एज में हमने देखा कि उस राजा अदालत में सुप्रीम जो एक जज होता है वो राजा ही होता है, सारे जजेस से ऊपर, सारे न्यायाधीशों से ऊपर, सारे काजियों से ऊपर एक राजा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई इतने सारे लोग किसी एक की बात क्यों मानते हैं, वो भी अक्षरशः यानी कि वर्ड टू वर्ड? उसकी वजह होती है अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसकी वजह होती एक बहुत ताकतवर फौज।
जिसके पास वेपन्स हो, जो लड़ना जानती हो। तो क्या होता है, लेटर वैदिक एज में वॉरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सपेंशन होता है फर्दर ईस्ट के अंदर। तो इन एक्सपेंशन और वॉरफेयर की वजह से बहुत सारे लीडर्स स्ट्रॉन्ग आर्मीज बना लेते, और इन स्ट्रॉन्ग आर्मीज के दम पर वो जब बड़े इलाकों को जीतते थे तो वो इलाके उनकी प्रॉपर्टीज की तरह बन जाया करते थे। और आपकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये तो आपकी मर्जी से ही होगा, वहां कोई डेमोक्रेसी तो चलेगी नहीं। आपकी अगर 200 बीघा की कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पे कोई डेमोक्रेसी तो चलेगी नहीं कि हर 5 साल में चुनाव होंगे और आपके फैमिली के लोग चुनाव हार जाएंगे और पड़ोस की जमीन वाले चुनाव जीत के आपकी जमीन पे आ जाएंगे। नहीं, वो आपकी प्रॉपर्टी, वहां वही होगा जो आप चाहोगे। सिमिलरली जब किसी ने एक फौज के दम पे, सेना के दम पे किसी इलाके को जीता, तो जीता हुआ इलाका उसकी प्रॉपर्टी हो गया। अब वहां पे वही होगा जो वो चाहेगा, और जब ऐसा होगा तो वो बन जाएगी मोनार्की। तो दूसरा चेंज यहां पर यह आता है कि मोनार्कीज का राइज होता है, रिपब्लिकन सिस्टम्स खत्म हो जाते हैं। अब तीसरा जो बदलाव आता है, यहां पे आता है एंड ऑफ समिति एंड विदत। विदत और समिति, इन दोनों का तो एंड हो जाता है, क्योंकि समिति का एक इंपॉर्टेंट काम हुआ करता था राजा को चुनना। तो अब तो राजा सेल्फ डिक्लेयर्ड है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास फोर्स है, बड़ी फौज है, वो राजा बन जाएगा। तो विदत, तो समिति तो खत्म ही हो गई। विदत जो विमेन के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हुआ करती थी, क्योंकि विमेन वैसे ही बहुत वल्नरेबल हो गई, अब उनका कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल पार्टिसिपेशन नहीं रहा, तो विदत भी खत्म हो गया पूरी तरह से। तो ये खत्म हो गया। और फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे, सभा रिमेन्ड इन एग्जिस्टेंस। सभा रिमेन्ड इन एग्जिस्टेंस, सभा बनी रही, है ना। अब ऐसा क्या हुआ कि समिति भी खत्म हो गई, विदत भी खत्म हो गया, लेकिन सभा बनी रही। तो क्या है कि एक राजा जो है ना, अगर रूल कर रहा है इतने बड़े इलाके को, तो अकेला तो रूल नहीं कर सकता, अकेला बैठ के तो सब कुछ सोच नहीं सकता। आप लोग दिवाली के कपड़े लेने के लिए जाते हो तो भी 2-3 दोस्तों को लेके जाते हो, या अपनी फैमिली के लोगों को लेके जाते हो, जबकि वो तो सिंपल कपड़े खरीदना रहता, फिर भी 2-4 को लेके ही जाते हो ना। तो यहां पर तो देश चलाने की बात हो रही है, तो कोई अकेला देश कैसे चला सकता है। इसीलिए एक राजा को सभा की जरूरत हमेशा रही, जो उसको गाइड कर सके, जो उसको एडवाइस कर सके, जो उसको रास्ता दिखा सके, है ना। और राजा कभी अकेला फील हो, कभी डीमोटिवेटेड हो, तो सभा के लोग उसको हौसला दे सकें। तो ये लोग मिलकर पूरे देश को चलाते थे, इसके लिए राजा को कई लोगों की जरूरत थी, इसीलिए सभा का एग्जिस्टेंस बना रहता है। तो सभा का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। समिति और विदत दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया लेटर वैदिक एज में। मोनार्कीज का राइज हो रहा है, और लार्ज किंगडम्स, बड़े बड़े किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी में एक और चीज ध्यान रख लेना कि जो यूनिट्स थी, जो हमने बात करी थी लेटर वैदिक एज में, कि बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स थी, जो कि थी कुल, ग्राम, उसके बाद क्या थी, कुल ग्राम के बाद में विषय, जनपद, राष्ट्र, ये सब इंटैक्ट थी, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। ये जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी जो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ी थी, ये वैसी की वैसी बनी हुई थी। यहां पे जो चेंजेस आए या नहीं आए उसका जिक्र हमने किया। पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड के बाद अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी इन द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक चेंज आए थे। लेटर वैदिक एज के अंदर जो इकोनॉमिक, देखो लेटर वैदिक एज में अभी हमने देखा वॉरफेयर बढ़ गए, पॉलिटिकल सिस्टम इरैशनल हो गया, मोनार्कीज एस्टैब्लिशमेंट में आ गई, लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा एस्पेक्ट था लेटर वैदिक एज में जो एक पॉजिटिव चेंज था, जो एक पॉजिटिव चेंज था। शतपथ ब्राह्मण जो कि लेटर वैदिक एज में लिखा गया लिटरेचर था, शतपथ ब्राह्मण के अंदर एग्रीकल्चर यानी कि खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें लिखी हुई है। हमको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद के अंदर खेती से जुड़ी हुई बातें नहीं पता चलती है, नहीं सुनने को देखने को मिलती है, लेकिन लेटर वैदिक एज के लिखे हुए लिटरेचर्स में हमको
बहुत सारी खेती से जुड़ी हुई बातें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो एक बात तो ये पता चल गई थी हमको लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी के बारे में, वो थी राइज ऑफ एग्रीकल्चर। खेती बड़े पैमाने पे हो गई थी। इसमें एक और चीज आगे नोट कर लेना, ऑन एट अ लार्ज स्केल। ना सिर्फ शुरू हो गई, थोड़ी बहुत खेती तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी होती थी। लेटर वैदिक एज में खेती ना सिर्फ शुरू हुई बल्कि बहुत बड़े स्तर पे शुरू हुई। इतने बड़े स्तर पे शुरू हुई कि ऐसा सुनने में आता था, सॉरी सुनने में नहीं आता था, ऐसा पढ़ने में आया है लेटर वैदिक एज के लिटरेचर्स में, कि इतने बड़े हल होते थे, इतने बड़े प्लोज होते थे कि उनको खींचने के लिए 24 बैल 24 ऑक्सन वेयर उसमें जुड़े हुए होते थे, अटैच्ड टू इट। 24 बैल मिलकर एक हल को खींचते थे। अब आप समझ सकते हो कि 2 बैल मिलकर एक मामूली हल को खींच सकते हैं। अब आप सोचो 24 बैल मिलकर एक हल को खींच रहे हैं, यानी कि कितना बड़ा हल होता होगा। और इतने बड़े कई हल होते थे जिनसे जमीन को जोता जाता था। तो इससे अंदाजा लगता है हमको लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी के बारे में कि एग्रीकल्चर का बड़ी तेजी से बड़े लार्ज स्केल पर राइज हो रहा था। अब उसी के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज इकोनॉमी के अंदर हमको देखने को मिलता है, वो है राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन दोनों का तेजी से राइज हुआ। देखिए सीधा संबंध है एग्रीकल्चर और ट्रेड में। जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा उस चीज का सेल होगा, तो जितना ज्यादा सेल होगा ट्रेड और कॉमर्स उतना ही बढ़ेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव चेंज आया था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चेंज जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हम देखने को मिलता है इकोनॉमिकली, वो होता है राइज ऑफ न्यू प्रोफेशंस। कई तरह के प्रोफेशंस का राइज होता है। लोग खास तौर पे शूद्र कम्युनिटी के अंदर तरह तरह के प्रोफेशंस का राइज होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द 3 वर्णास। अलग अलग वर्णों को या चारों वर्णों को अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कई तरह के प्रोफेशंस का राइज होता है। आजकल एक वर्ड हम बहुत सुनते हैं, आपने भी सुना होगा वो वर्ड, उसको हम कहते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप्स, कोई कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो जो नया बिजनेस शुरू होता है उसे स्टार्टअप कहा जाता है। तो ये जो नए प्रोफेशंस थे ना, दीज न्यू प्रोफेशंस वेयर द स्टार्टअप्स ऑफ दोस टाइम। उस जमाने के स्टार्टअप्स हुआ करते थे। अब जैसे ये कैसे हुआ, ये नए प्रोफेशंस कैसे शुरू हुए? सपोज कोई है, कोई गरीब व्यक्ति है या बहुत वेल्दी नहीं है, उसने सोचा कि लेट्स अर्न मोर वेल्थ। तो कैसे वेल्थ को अर्न करें? उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास क्षत्रियों जैसा वॉरफेयर नहीं है, या फिर उनके पास वैश्य जैसा गुडविल नहीं है, या फिर उनके पास में कोई वेल्थ नहीं है जिससे वो बिजनेस शुरू कर सके। तो ऐसे लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करते थे अलग अलग तरीके से। सपोज एक एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल मैं दूं तो सपोज किसी ने कहा कि मैं बाल काट दूंगा, मैं शेव कर दूंगा। तो इससे क्या, देखो अपने हाथ से अपने बाल काटना या शेव करना जो होता है रिलेटिवली शायद मुश्किल होता होगा कई लोगों के लिए, और इसीलिए कुछ लोगों ने ये सर्विसेज ऑफर करी। ना सिर्फ सर्विसेज ऑफर करी बल्कि एक्सीलेंस के साथ में सर्विस ऑफर करी। तो बड़े नंबर्स में लोगों ने उस सर्विसेज को एक्सेप्ट किया, और इससे क्या हुआ, उस सर्विस प्रोवाइडर को इकोनॉमिकल बेनिफिट हुआ। तो क्या ये उस वक्त का स्टार्टअप नहीं था? कुछ लोगों ने कहा कि यार बहुत सारे लोग होते हैं और उनके पास बहुत सारे मवेशी होते हैं, एक ब्राह्मण है, उनको इतने दान मिली, गाय, 1 गाय 2 गाय 10 गाय, दान मिलते मिलते बहुत सारी गाय हो गई उनके पास, वो उनका ध्यान नहीं रख सकते। तो किसी ने ऑफर किया कि आई विल टेक केयर ऑफ योर काउज, मैं आपकी गायों का ध्यान रखूंगा, उनको साफ सफाई करवा दूंगा, उनको चरा के ले आऊंगा, उनका दूध निकाल के रख दूंगा। तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करी, इसके बदले में उनको पैसे मिले, तो ये भी एक तरह का स्टार्टअप हो गया। इस तरह के कई और प्रोफेशंस की शुरुआत लेटर वैदिक एज में होती, खास तौर पे शूद्र कम्युनिटी के अंदर, व्हेन दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
लेटर वैदिक एज का, राइज ऑफ न्यू प्रोफेशंस, जो उस समय के स्टार्टअप्स भी कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बिगिनिंग ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन एट अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पे मेटल एक्सट्रैक्शन की शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं ना हिंदी में अयस्क, यानी कि ओर्स। तो ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्शन करने का जिक्र भी हमको लेटर वैदिक एज के लिटरेचर्स में, एंड अगेन शतपथ ब्राह्मण लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, बहुत इंफॉर्मेशन उससे मिलती है, उसमें हमको मिलता है मेटल एक्सट्रैक्शन एट अ लार्ज स्केल। तो लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी राइज पर थी, है ना। लेटर वैदिक एज में इकोनॉमी के अंदर एक और बात करें तो ये बात आती कि अभी भी बार्टर सिस्टम ही बार्टर सिस्टम वॉज इन एग्जिस्टेंस, है ना। अभी भी करेंसी का हमको यूज देखने को नहीं मिलता है। हालांकि लेटर वैदिक पीरियड में कई लिटरेचर्स के अंदर एक करेंसी जैसी जिक्र है जिसको कहते हैं निष्क। निष्क नाम की कुछ कोई एक मटेरियल का जिक्र है, कोई सब्सटेंस का जिक्र है, जिसको यूज किया जाता था एज अ कॉमोडिटी ऑफ एक्सचेंज, अदल बदल की व्यापार व्यवसाय में। निष्क के बदले 10 निष्क के बदले 5 निष्क के बदले, बट स्टिल यही माना जाएगा, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही मानना है कि बार्टर सिस्टम वॉज इन एग्जिस्टेंस, बार्टर सिस्टम ही प्रचलित था। निष्क जैसी कोई धातु का उपयोग होता था, लेकिन ये निष्क जैसी जो धातु थी, ये निष्क जैसी धातु उपयोग में आती थी एक्सचेंज के, पर करेंसी जैसी नहीं थी ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज, जो कि अभी प्रचलित थी, जो कि अभी डेवलप हो गई थी। एंड देन वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लेटर वैदिक एज, एंड दैट इज रिलीजन इन द लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज के अंदर हमने ये देखा था कि रिलीजन नेचर को डिवोटेड था, रिलीजन बहुत ही रैशनल था। रिलीजन के अंदर हमने ये भी देखा था कि सिंबॉलिक होता था, रिजिड नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली लेटर वैदिक एज में ये सारी बातें बदल गई। क्या क्या बदला, कैसे बदला? सबसे पहली चीज जो हम बात करेंगे वो करेंगे न्यू गॉड्स एमर्ज्ड, नए नए देवताओं का हुआ उदय हुआ, नए देवताओं का। ये नए देवता कौन से थे? 4 देवता आपको याद रख लेने हैं। एक है ब्रह्मा, दूसरे हैं प्रजापति, और तीसरे हैं रुद्र। वैसे ही लग रहे ना ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, हाँ उन्हीं का फोररनर माना जाता है इनको। ये तो 3 प्राइमरी देवताओं का राइज हो गया था। ह्यूमन फॉर्म के डीटी, ह्यूमन फॉर्म के डीटीज इन्हें कहा जाता है। जैसे मैंने बोला था ना आपको एंथ्रोपोमॉर्फिक डीटीज, तो ये ह्यूमन फॉर्म के डीटीज हुआ करते थे, इनका राइज हो गया था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक और देवता एग्जिस्टेंस में आ गए थे, वो थे पुषण। पुषण जो देवता थे, ही वॉज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ शूद्रास एंड लॉर्ड ऑफ कैटल्स। कैटल के आगे एस कभी भी नहीं लगेगा। तो गॉड ऑफ शूद्रास एंड लॉर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों के स्वामी और शूद्रों के देवता पुषण, ये एक नए गॉड थे जो एग्जिस्टेंस में आए थे लेटर वैदिक एज में। एंड दीज 3 गॉड्स बिलोंग्ड टू द हायर वर्णास। तो ये हायर वर्ण के देवता थे, ये लोअर वर्ण के एक अलग देवता हो गए थे। और फिर हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं इसमें, डिक्लाइन ऑफ ऋग्वैदिक
गॉड्स। जो ऋग्वैदिक पीरियड के पावर्स ऑफ नेचर थी ना, इंद्र की बात हम करते थे और अलग अलग पावर्स ऑफ नेचर की हम बात करते थे, इनका हो गया डिक्लाइन। इनकी अब जरूरत नहीं। देखो इंद्र की क्या जरूरत, इंद्र काहे का देवता है, बारिश का देवता है। ये देवता तब तक बहुत इंपॉर्टेंट था जब आर्य शायद सेंट्रल एशिया में थे या आर्य ऐसे इलाकों में थे जहां बारिश कम होती थी। लेकिन जैसे वो मेन लैंड इंडिया के अंदर आते हैं, तो मेन लैंड इंडिया के अंदर दो तीन चीजें होती। एक तो मेन लैंड इंडिया इज फुल ऑफ रिवर्स, चाहे वो हिमालय से निकल के आने वाली नदियां हो या फिर ट्रिब्यूटरीज से बनकर बहने वाली पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हो, पानी की कोई कमी नहीं होती। ऊपर से रेगुलर एवरी ईयर सफिशिएंट मॉनसून ज्यादातर मेनलैंड इंडिया के अंदर बरसता है। तो जो चीज बहुत ज्यादा अबैंडेंस में हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब इंद्र उस जमाने में बहुत बड़े देवता रहे होंगे जब आर्य ऐसे इलाकों में रहते थे जहां बारिश कम होती थी, तो उनकी बड़ी वैल्यू थी। लेकिन अब वही इंद्र या वो आर्य जो ऐसे इलाके में आ गए जहां बहुत ज्यादा बारिश होती थी या बहुत ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी, तो धीरे धीरे इंद्र जैसे देवताओं का वैल्यू कम होता गया और इस तरह दूसरे देवताओं का वैल्यू भी कम होता गया, क्योंकि इंसान मॉडर्नाइज होता गया, ज्यादा ज्यादा डेवलप होता गया। तो नेचर के ऊपर उसकी डायरेक्ट डिपेंडेंसीज कम होने लग गई ग्रेजुअली। इसीलिए पावर्स ऑफ नेचर का वर्शिपिंग जो है रिलेटिवली बंद होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और उसकी जगह ये जो न्यू गॉड्स थे इनका इमर्जेंस होना शुरू हो गया। तो ये तो एक एस्पेक्ट है लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन का। दूसरा एस्पेक्ट लेटर वैदिक पीरियड के, या तीसरा एस्पेक्ट लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन का ये है कि रिचुअल्स बिकेम सिंबॉलिक। ओ सॉरी, सिंबॉलिक मैंने गलत लिख दिया, रिजिड। रिचुअल्स बिकेम रिजिड अर्ली वैदिक पीरियड में, इसीलिए इंद्रदेव की बेइज्जती होने लग गई लिटरेचर। बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बताता हूं डिफरेंस। ऋग्वेद, आप वैसे तो कभी आपको मिलेगा नहीं मौका, लेकिन फिर भी कभी मिल जाए ना मौका, ऋग्वेद पढ़ना। ऋग्वेद के अंदर का इंद्र एक अलग ही इंद्र है। ऋग्वेद के अंदर का इंद्र बारिश का देवता है, थंडर का देवता है, युद्ध का देवता है, ब्रेव है, वॉरियर है। वही पुराणों के इंद्र को पढ़ना आप, पुराणों के इंद्र को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आप कोई माइथोलॉजिकल सीरियल देख लेना, उसमें इंद्र का कैरेक्टर कैसा बताया गया है। इंद्र का कैरेक्टर ऐसा बताया गया है कि इंद्र बहुत चालाक है। इंद्र जो है वो, उसको इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, वो डर जाता है, कभी कोई राक्षस उसको हरा देता है, कभी कोई बड़ा राजा उसको हरा देता है। तो वाकई में इंद्र की आगे आने वाले लिटरेचर्स में पोजीशन कंडीशन जो है क्लियरली दिखाई देती है कि वो इंपॉर्टेंस नहीं रहा इंद्र का जो ऋग्वैदिक एज में होता था। बहरहाल ये जो रिचुअल्स बिकेम रिजिड है, ये रिजिडिटी ऑफ रिचुअल्स जो थी ये प्रीस्टली क्लास लेके आ गया था। प्रीस्टली क्लास ने रिचुअल्स में रिजिडिटी ले आई सो दैट दे अर्न मोर वेल्थ फ्रॉम देयर वर्ण या फ्रॉम देयर प्रैक्टिसेस, फ्रॉम देयर प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन से ज्यादा पैसे अर्न किए जाए, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली रिचुअल्स बिकेम मोर, एक तो दिखावे वाले बन गए, शो ऑफ वाले बन गए, दूसरे रिजिड बन गए, दूसरे रिजिड बन गए। ठीक है, तो रिचुअल्स के अंदर रिजिडिटी आ गई। और चौथा पॉइंट है सेवरल लघु एंड महा यजनाज स्टार्टेड। लघु यज्ञ यानी कि छोटे यज्ञ जो कॉमन लोगों के लिए हुआ करते थे, कॉमन लोगों के लिए, मेरे जैसे कॉमन लोगों के लिए होते थे लघु यज्ञ। महायज्ञ जो कि बहुत बड़े लोगों के लिए होते थे, आपके जैसे बड़े लोगों के लिए होते थे महायज्ञ। क्या डिफरेंस होता था छोटे कॉमन लोगों के लिए होने वाले लघु यज्ञ और बड़े ताकतवर लोगों के लिए होने वाले महायज्ञों के बीच में? लघु यज्ञ ऐसे होते थे जो एक दिन में पूरे हो जाते थे, लेकिन एक साल में कई बार करने पड़ते थे, 3 बार 4 बार 5 बार करने पड़ सकते थे। और दूसरी चीज रिलीजन, जी हाँ, रिलीजन में हम फर्दर आगे इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे लघु यज्ञ और महायज्ञ। तो लघु यज्ञ
वन डे, एक दिन में हो जाएंगे। एंड फॉर कॉमन मैन, है ना, ये मेरे लिए। अब आपके लिए है महायज्ञ। तो महायज्ञ जो होते थे, ये एक तो बहुत सारे होते थे। और जो ये बहुत सारे होते थे, इनमें सबसे पहला होता था अश्वमेघ यज्ञ या अश्वमेघ यज्ञ। आप लोग कॉमन मैन नहीं हो भैया, आप लोग मिलिट्री लीडर्स बनने वाले हो इंडिया के, तो बहुत बड़ी चीज, क्लास वन गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, जैसे ही आपको कमीशन मिलेगा वैसे ही। और हो सकता है आगे चल के आप में से कोई जनरल भी बन जाए, तो आप बिल्कुल भी कॉमन मैन नहीं हो। आप डिफेंस का कोई भी एस्पायरेंट को भी मैं कॉमन मैन नहीं मानता हूं। तो ठीक है, पहला है अश्वमेघ यज्ञ, दूसरा है राजसूय, या इसको राज्य अभिषेक भी बोलते थे। तीसरा महायज्ञ है जिसको हम कहेंगे वाजपेय, और चौथा अग्नि ट्रोम। तो ये तो क्या है, लघु यज्ञ तो क्या ही डिस्कस करें हम, एक दिन के होते थे, कॉमन मैन के लिए होते थे। आके पंडित जी करवा के चले जाते थे, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देते थे, एक गाय दे दी, दो गाय दे दी, थोड़ा बहुत वेल्थ दे दिया, या दोनों में से कुछ एक दे दिया, ये हो गए। अब ये जो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निस्ट्रोम यज्ञ, ये क्या होते थे मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम यहां से चीजों को रिलेट करके उन बातों को समझ सकेंगे। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ का ऑब्जेक्टिव होता था, अश्वमेध यज्ञ का ऑब्जेक्टिव होता था टेरिटोरियल एक्सपेंशन, राज्य का विस्तार, राज्य का विस्तार, क्षेत्र का विस्तार। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अश्वमेध यज्ञ। फिर आती है बात राज्य अभिषेक की, राजसूय यज्ञ की। तो एज द नेम सजेस्ट, इट वॉज द सेरेमनी ऑफ कॉरोनेशन। कॉरोनेशन मतलब राज तिलक, किसी को राजा बनाते थे पहले, तो उसका एक फॉर ऐसा नहीं होता था कि हाथ पकड़ के लेके आया और बैठा दिया कि चलो बैठ गए आज से ये राजा, ऐसा नहीं होता। एक फॉर्मेलिटी होती थी, रिलीजियस फॉर्मेलिटी, रिचुअलिस्टिक फॉर्मेलिटी। तो वो रिचुअलिस्टिक फॉर्मेलिटी या जो रिलीजियस फॉर्मेलिटी होती थी ना, वो राजसूय या राज्य अभिषेक के थ्रू होती थी। तीसरा होता था वाजपेय यज्ञ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग यज्ञ होता था, वाजपेय, वाज यानी कि वज्र, जो कि इंद्र का वेपन था, पेय यानी कि ड्रिंक। यहां पे वज्र का जो इंटरप्रिटेशन है, भाव अनुवाद है वज्र का, वो है स्ट्रेंथ से। पेय मतलब कि ड्रिंक, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है टेस्ट से। तो वाजपेयी यज्ञ को कहते थे टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जो यज्ञ होता था, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, किसकी टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ऑफ किंग, राजा की स्ट्रेंथ, राजा का डोमिनेंस, उसको चेक करने के लिए या उसको साबित करने के लिए ये वाजपेयी यज्ञ होता था। जो ब्राह्मण इस यज्ञ को करवाते थे उन्हें ही वाजपेयी ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण में बहुत सारे होते ना जो वाजपेयी सरनेम लगाते, तो वो इन्हीं के डिसेंडेंट्स होते थे जो इस तरह के यज्ञों को करवाते थे, वाजपेयी यज्ञ को करवाने वाले। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ किंग टेस्ट होती थी, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, 18 दिन का यज्ञ होता था। मैं बताता हूं अश्वमेध
यस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज एक्नॉलेज मी। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल सही विशाल कुमार, मेरे हाथ के झटके से माइक गिर गया और वो गिर के टूट गया, तो मुझे 2 मिनट में दूसरा माइक लेके आया हूँ। टूटा नहीं है, ठीक है, उसमें से सेल निकल गए थे, तुरंत माइक बदला है। अभी आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, ठीक है। तो ये जो यज्ञ होता था ये 18 दिनों का यज्ञ होता था, और इस 18 दिनों के यज्ञ में तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे। चैरियट रेसिंग होती थी, आर्चरी होती थी, मेस वॉर होता था, रेसलिंग होती थी, और इन सब के जो विनर्स होते थे वो सारे के सारे विनर्स मिलकर एक फाइनल डे 18th डे राजा के साथ में कंपटीशन करते थे चैरियट रेसिंग की। और इस चैरियट रेसिंग की कंपटीशन में राजा को जिताना होता था। सबका ऑब्जेक्टिव ये होता था कि जब रेस आगे बढ़ेगी तो हर कोई साइड वाले रथ को ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, एक्सेप्ट द चैरियट ऑफ किंग। राजा के रथ को छोड़ के बाकी सारे वॉरियर्स एक दूसरे के रथों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। तो ये ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट होते थे तो ये इंश्योर हो जाता कि राजा ही जीतेगा। लेकिन ये मैच फिक्सिंग जो है नई नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन यहां पर इसका एक ऑब्जेक्टिव होता था। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता था ताकि पूरे नगर के सामने ये बात स्टैब्लिश हो सके कि राज्य के चॉइसेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडर्स राजा को जिता रहे हैं, यानी कि राजा के सामने अभी भी उनका भाव समर्पण का है। और इसीलिए ये यज्ञ किया जाता था। अग्निस्ट्रोम यज्ञ होता था जो जनरली कपल्स करते थे, है ना जी, डन बाय कपल्स, डन बाय अ कपल। एक कपल ये करते थे, इनकी कोई इच्छा होती थी उसको पूरा करने के लिए 1 साल तक, फॉर 1 ईयर उस कपल को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सन्यास में रहना होता था। वो सन्यास करके रहते थे, एक दूसरे के साथ ही रहते थे, जंगल में रहते थे, आश्रम में रहते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 1 साल बाद वो एलिजिबल होते थे इस यज्ञ को करने के लिए। ये यज्ञ 1 दिन में हो जाता था। और एक बात इससे बहुत जुड़ी हुई बात है कि सोमरस was consumed in it. सोमरस was consumed in this यज्ञ। इस यज्ञ में सोमरस का बहुत कंजम्पशन होता था, बहुत लंबा ये यज्ञ चलता था, थक जाते होंगे, इसीलिए बार बार थोड़ा थोड़ा करके सोमरस पीते थे। मैंने पहले आपको बता दिया था कि सोमरस जो होता था, वो सोम जो होता था ये एक ऐसा ड्रिंक होता था जो कि एनर्जाइजिंग ड्रिंक हुआ करता था, तो वो इस यज्ञ में होता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग यज्ञ होता था, बहुत बड़ा ये यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था कि एक घोड़ा जो होता था राजा का, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था, ईशान कोण में छोड़ते थे, हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में छोड़ते थे, और फिर घोड़े को फ्रीली आगे बढ़ने देते थे। अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के घोड़ा जहां की भी घास को चर लेता था, वो टेरिटरी उस घोड़े के मालिक यानी कि रूलर की हो जाती थी। अगर उस टेरिटरी का राजा सबमिशन कर रहा है घोड़े वाले राजा के अगेंस्ट के सामने, तो उसे माफ कर दिया जाता था, उसको अपने सबऑर्डिनेशन में एक रूलर बना दिया जाता था, और घोड़ा फर्दर और आगे बढ़ जाता था। लेकिन अगर कोई नई टेरिटरी का राजा उस घोड़े को रोकता था और उसको अपने इलाके की घास चरने से रोकता था, या उसको बांध देता था, पकड़ लेता था घोड़े को, ऐसी कंडीशन में उस राजा के उस घोड़े के पीछे चलने वाली आर्मी उस किंगडम के वॉरियर्स के साथ में लड़ाई करती थी। अगर वो जीत गए तो अश्वमेध यज्ञ आगे बढ़ता रहेगा, अगर वो हार गए तो अश्वमेध यज्ञ वहीं खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ चला करता था, और 1 साल तक ये अश्वमेध यज्ञ चलता था। जैसे 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ पूरा होता था, तो ये जो हॉर्स होता था, ये जो घोड़ा होता था, ये वापस लाया जाता था कैपिटल में, और वापस लाने के बाद में इस घोड़े की बलि दी जाती थी, इस घोड़े का सेक्रीफाइस किया जाता था, और यही अश्वमेध का मतलब होता है। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये इंग्लिश इंटरप्रिटेशन यही कहलाता है, हॉर्स सेक्रीफाइस।
अश्वमेघ, ऐसे एक पुरुष मेघ यज्ञ भी होता था जिसमें पुरुष की बलि दी जाती थी, पर अभी अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये वो सारे महायज्ञ हैं जो आप जैसे बड़े लोग करेंगे, और ये लघु यज्ञ होते थे एक दिन के, कॉमन मैन के मेरे लिए होते थे लघु यज्ञ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। नए नए गॉड्स का इमर्जेंस हुआ, ब्रह्मा, प्रजापति एंड रुद्र, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहे, ये हायर वर्ण के देवता होते थे। पुषण शूद्रों के देवता होते थे, जो कैटल यानी कि मवेशियों के स्वामी भी माने जाते थे। ऋग्वैदिक गॉड्स का डिक्लाइन होता है, जो पावर्स ऑफ नेचर की हमने बात करी। रिचुअल्स रिजिड हो जाते हैं और लघु महायज्ञ शुरू हो जाते हैं, और ये लघु महायज्ञ की हमने बात करी थी। अब ये सब कुछ जो भी हो रहा था, तो यहां पे लेटर वैदिक एज के अंदर बहुत परेशानी आ गई। देखो, सोशली अगर हम देखें तो चीजें अच्छी नहीं हुई, पॉलिटिकली हम देखें तो एक्सपेंशन तो होता है, लेकिन जो नया पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्टेंस में आता है, ये नया पॉलिटिकल सिस्टम उतना रैशनल नहीं होता जितना रैशनल पुराना सिस्टम हुआ करता था। और रिलीजन में भी हम देखते हैं कि रिलीजन रिचुअलिस्टिक हो गया, रिजिड हो गया, और जो पुराने देवता थे उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। नए नए तरीके के यज्ञ एग्जिस्टेंस में आ गए। अब अगर आप इन यज्ञों के ऊपर गौर डालेंगे तो देखो, एक तरफ ये जो चल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ किंग टेस्ट हो रहा है, इधर एक कपलिक यज्ञ कर रहे हैं, इधर कोरोनेशन हो रहा है, उधर टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ये सारी इवेंट्स के बैकड्रॉप के अंदर यज्ञ चला करते थे। अब अश्वमेध यज्ञ जो होता था 1 साल तक चलता था। 1 साल तक टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, और एट द सेम टाइम 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ भी चल रहा है। यज्ञ के अंदर कितनी ज्यादा बलि दी जाती है, कितनी ज्यादा हवि दी जाती है, ये सब कहां से जाता था? रॉयल ट्रेजरी से जाता था, शाही खजाने से जाता था। 18 दिन का वाजपेयी यज्ञ होता था, 18 दिन लगातार यज्ञ चलता रहता था। ये 18 दिन के लगातार यज्ञ में दान, दक्षिणा, हवि, ये कहां से जाता था? ये खजाने में से जाता था। राजसूय यज्ञ पहले 1 साल का होता था, फिर इसमें क्या होता था कि 1 साल तक समझ में नहीं आता था कि पुराने वाला जो जा रहा है उसको रूलर माने, या जो नया है उसको, जो आ रहा है उसको रूलर माने। तो इसको चेंज किया, और इसको चेंज करके 1 दिन में राज्याभिषेक करना शुरू कर दिया बाद में प्रीस्टली क्लास ने। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा दान दक्षिणा होता था, जो कहां से जाता था? लोगों के द्वारा दिए गए टैक्सेस से जाता था। और अग्निस्ट्रोम यज्ञ भी कुछ ऐसा ही होता था। तो ये सारे यज्ञ पॉलिटी को, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन को, दिस वन, या फिर इकोनॉमी को, या फिर सोसाइटी को हाईजैक किए हुए थे। यानी कि रिलीजन ने लेटर वैदिक पीरियड में अपने अंदर आने वाले करप्शंस की वजह से पॉलिटिक्स को भी हाईजैक कर लिया, इकोनॉमी को भी हाईजैक कर लिया, और सोसाइटी को भी हाईजैक कर लिया। अभी हाईजैक कर लिया क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो लघु यज्ञ होता था ना कॉमन लोगों के लिए, वो उनके हिसाब से तो बहुत बर्डनसम होता था इकोनॉमिकली, क्योंकि साल में 4 बार तो हो ही जाते थे लघु यज्ञ। अब किसी की 1 गाय है, उसने साल भर में 4 यज्ञों में 4 गाय दान कर दी, तो उसको तो बहुत बड़ा लॉस हो गया 4 गाय दान करने पर। तो और ऐसा हर साल होगा, ऐसा हर साल होगा। तो गाय इतनी जल्दी बड़ी थोड़ी हो जाती है 1-1 साल में, उनको भी थोड़ा वक्त लगता है इस लायक होने में कि वो दूध दे सकें। और इसीलिए हर साल 4-4 गाय, 4-4 गाय, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दान करते करते कॉमन मैन को भी बहुत लॉस होता था। तो सोशल हाईजैकिंग, इकोनॉमिकल हाईजैकिंग और पॉलिटिकल हाईजैकिंग, ये तीनों हो गया रिलीजन के द्वारा। तो अनफॉर्चुनेटली लेटर वैदिक पीरियड के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस भी आते हैं, और यही नेगेटिव चेंजेस ट्रिगर करते हैं, यही नेगेटिव चेंजेस ट्रिगर करते हैं हमारे अगले चैप्टर को। और वो जो अगला चैप्टर है उसको हम कहते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। अब देखो, ऐसा है कि जो रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया है, देखो मेरे को बहुत सारे लोग नोट्स के बारे में बोल रहे हैं, मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूं उनकी बात, क्योंकि मैं जितना लिखा रहा हूं ना उतना आप लिख लो तो भी वो सफिशिएंट आपके नोट्स बन जाएंगे। फिर भी जैसे आप लोग बोल रहे हो, मैं नाम तो अब नहीं लूंगा किसी का भी, पर कह रहे हो कि वैसे नोट्स लिख के लाओ। एक बात बहुत अच्छे से याद कर लेना, अब अगर इंसिस्ट करोगे ना मुझे तो मैं वैसा भी कर लूंगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है उसमें, वैसा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लेना,
अगर आपको स्पून फीडिंग की आदत हो गई ना, अगर आपने अपने आप के अंदर स्पून फीडिंग की आदत डाल ली, तो फिर भूल जाना कि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। मैं इस तरह से नोट्स जो भी लिखवा रहा हूं आपको, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। मैं लिख के भी लाऊंगा ना तो वही की वही चीज लिख के लाऊंगा, बस वो टाइप्ड होगी अच्छे से, एक सिस्टमैटिकली बनी हुई होगी, बस उसमें और इसमें इतना ही फर्क होगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस तरह से समझाता हूं, जब मैं कुछ ब्लैंक स्लाइड्स लेके आता हूं तो मुझे ज्यादा चीजें याद आती, और जब मैं कुछ लिखा हुआ लेके आता हूं ना तो हमेशा मैं उसको स्टिक कर जाता हूं। और इसीलिए मैं ब्लैंक स्लाइड्स लेके आता हूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें याद आए और मैं उसको मेंशन करता रहूं आपको। पर यह बात याद रख लेना कि अगर स्पून फीडिंग की आदत आपने डाल ली तो फिर आप बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। मैं नहीं बोल रहा हूं अनसक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन शायद बड़ा ना कर पाओ लाइफ के अंदर। इसीलिए जो मैं लिखवा रहा हूं ना वो वैसे ही बहुत सफिशिएंट है, आप उसको भी लिख लो तो आपके नोट्स बन जाएंगे। और ये जो नोट्स जो आप बनाओगे जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हो सकता है मेरा लेक्चर एक बार और देखना पड़े आपको, लेकिन इसी प्रोसेस में आपकी स्टडीज ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो कुछ मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं कि ब्लैंक स्लाइड्स लेके आता हूं जहां जहां भी मेरे को पॉसिबल लगता है, जहां जहां मुझे जरूरी लगता है। उसके बाद भी अगर आप इंसिस्ट करोगे तो मैं वैसा भी कर सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चॉइस इज योर्स। आप लोग मुझे लिख के बता देना कि क्या करना है, ठीक है। यहां पे हम बात करते को मैं लिख के लाया हूं यहां पे, अब मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा इन पॉइंट से बिल्कुल भी। रिलीजियस मूवमेंट्स एंड देयर कॉजेस। सबसे पहले तो बात करते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो अगला लेक्चर जो है डिले ना हो, इसलिए मैं फटाफट इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम। सबसे पहली बात, रिलीजियस मूवमेंट भारत की बहुत अच्छी बात रही थी, है और हमेशा रहेगी कि भारत के अंदर एक प्रॉपर्टी है, इंडिया हमारी कंट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी है अपने अंदर के कैंसर को निकालकर फेंक देने की। हमारे कंट्री के अंदर जब भी कोई खराबी आई है ना, तो किसी को बाहर से नहीं आना पड़ा उस खराबी को ठीक करने के लिए, हमारे लोगों ने खुद ही उस खराबी को समझ के उसको ठीक करके उसको दुरुस्त कर लिया, उसको सही कर लिया। ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर, ये रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं लगभग 500, हाँ ऐसे ही मान लेते अपन, 528 बीसी से लेकर तो चलते ही रहते हैं बहुत लंबे समय तक, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमको पहुंचना ही पड़ेगा, तो हम इसको 300 बीसी तक मान लेते हैं। तो ये जो 200-250 साल रहे थे भारत के इतिहास में, ये जो साल थे ये धार्मिक आंदोलन के साल थे। देखिए वैदिक पीरियड 1500 बीसी में शुरू होता है। 1500 बीसी में वैदिक रिलीजन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। बहुत ही रैशनल रिलीजन था, बहुत सही था, सब कुछ बहुत बढ़िया था उस रिलीजन में। लेकिन 1000 बीसी तक आते आते उस रिलीजन के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आने लग गए, धीरे धीरे खराबियां आने लग गई। कुछ अच्छी चीजें भी हो रही थी, कुछ खराब चीजें भी हो रही थी, बट रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे करप्शन आ रहे थे। और वही करप्शन बढ़ते 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 हमने देखा, जो चीजें हम देख रहे थे ना, ये सारी चीजें, ये सब बिल्कुल एंड का टाइम था। ये जब चीजें हो रही थी, ये 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच का वक्त है। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में ये चीजें हो रही थी। रिलीजन डोमिनेट कर रहा था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली। तो इसका रिस्पॉन्स ये होता है कि 6th सेंचुरी बीसी से ऐसे बदलाव आने शुरू होते हैं भारत के अंदर, ऐसे चेंजेस आने शुरू होते हैं भारत के अंदर जो कि इस करप्शन को दूर करना शुरू कर देते हैं जो आ चुका था। तो ये अगेन में, जैसे कि मैंने बोला, किसी को बाहर से आने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे लोगों ने ही अपने अंदर आए उन करप्शंस को समझ के उसको दूर करना शुरू कर दिया था। और ये बात मैं भारत के इतिहास में आपको 3 बार याद दिलाऊंगा। वो हमारे इंडिया की पूरी हिस्ट्री में 3 बार ऐसा हुआ कि हमारे अंदर आई हुई कमियों को हमने खुद दूर किया है, और आगे भी अगर कोई कमी आई तो हम खुद दूर करेंगे। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक है हमारे नेशन का। और यहीं पर पहली बार ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है रिलीजियस मूवमेंट्स के फॉर्म में, जहां पे हम देखते हैं कि नई नई आइडियोलॉजीज, नई नई फिलॉसफीज आती है जो कि एक तरह से ऑल्टरनेटिव बन जाती है वैदिक रिलीजन का। वैदिक रिलीजन क्यों इतना डोमिनेट कर रहा था? क्योंकि वैदिक रिलीजन के अलावा कुछ था ही नहीं।
और जब लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, एक ही चॉइस होती है, तो वो चॉइस अच्छी हो या वो चॉइस बुरी हो, उस चॉइस के साथ ही जाना पड़ता है। लेकिन जब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती है तो वो उसमें से अपने सूटेबल चॉइस को चुन सकते हैं। तो यहां पर यही होता है, रिलीजियस मूवमेंट के दौर में ऐसी नई नई आइडियोलॉजीज और रिलीजन्स का इमर्जेंस होता है जो लोगों को गारंटी करता है कि वैदिक वे ऑफ लाइफ को फॉलो किए बगैर भी आप अपना स्पिरिचुअल अचीवमेंट कर सकते हो। और यही रिलीजियस मूवमेंट का कारण बन जाता है, यही रिलीजियस मूवमेंट का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जी बिल्कुल ये नया चैप्टर है। और जैसे मैंने बोला था कि वो जो रिलीजियस करप्शंस आने शुरू हो गए थे, ये हमारे नए चैप्टर को ट्रिगर कर रहे हैं, ये हमारे नए इवेंट को ट्रिगर कर रहे हैं। और ये जो नया चैप्टर, ये जो नया इवेंट है, ये रिलीजियस मूवमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया है। और इसमें प्राइमरीली बुद्धिज्म को हम स्टडी करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आए गए, पूछे गए हैं। तो प्राइमरीली बुद्धिज्म को हम स्टडी करेंगे, सेकेंडरीली हम जैनिज्म को स्टडी करेंगे, और टर्शरीली हम कुछ दूसरी आइडियोलॉजीज को भी ओवरव्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि इन रिलीजन्स का, ये रिलीजियस मूवमेंट्स क्यों आए थे, क्या क्या उसकी वजह थी, तो आप बहुत आसानी से आप समझ जाओगे क्यों मैं लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी रिलीजन को एक्सप्लेन करते हुए एक एक पॉइंट को एम्फेसाइज करवा रहा था, ताकि आप ये बहुत अच्छे से समझ सको। सबसे पहले, करप्शन इन द ओरिजिनलिटी ऑफ वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन एक बहुत रैशनल रिलीजन हुआ करता था, वैदिक रिलीजन एक बहुत अच्छा रिलीजन हुआ करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ये कहा भी था कि वेदों की ओर लौटो, लेकिन वो कौन से वेद की बात कर रहे थे, वो अर्ली वैदिक पीरियड के वेद की बात कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली लेटर वैदिक एज में अलग अलग वजहों से, उसमें सभी का दोष है, किसी एक कम्युनिटी का दोष नहीं है, क्षत्रियों का भी है, ब्राह्मण्स का भी है, शूद्रियों का भी है, वैश्यों का भी, सबका ही दोष है कि हमारा रिलीजन लेटर वैदिक एज में करप्ट हो गया। तो ये करप्शन जो था, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था लोगों से, ये अरे करप्शन अब हो तो गया, लेकिन अब ये करप्शन हमको ही परेशान कर रहा है। तो ये एक बड़ी वजह थी कि नई आइडियोलॉजीज की तरफ स्विच करने के लिए लोग तैयार थे। दूसरा पॉइंट, रिजिडिटी ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम रिजिड हो गया, अब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। कल को आप फॉर्म भरने जाओ एनडीए का या सीडीएस का, और कोई आपको बोले कि नहीं नहीं आप तो क्षत्रिय हो ही नहीं यार, आपका तो कुछ और कास्ट है आपकी, आप जाओ, आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा कि अरे यार नहीं, मैं फील करता हूं, मैं किसी भी फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं फील करता हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन ये सिस्टम ऐसा था कि आप कुछ भी फील कर रहे हो, गो टू हेल। ये सिस्टम ऐसा था कि आप जिस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है वही काम आपको करना है। तो ये रिजिड था ना सिस्टम, इरैशनल सिस्टम था। तो ये जो सिस्टम था ये भी लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, जो एक प्राइमरी वजह थी रिलीजियस मूवमेंट होने की। डिस्टेंसिंग ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम संस्कृत। देखिए यहां पे कितने सारे टीचर्स आते हैं और कितने एक से एक बेहतरीन टीचर्स आते हैं, और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आती। लेकिन सोचो कि कोई टीचर यहां पे आके जर्मन में पढ़ाना शुरू कर दे, बहुत ही बेहतरीन टीचर, लेकिन आपको जर्मन में पढ़ाना शुरू कर दे, या फॉर दैट मैटर संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में पढ़ाना शुरू कर दे। वो बहुत बढ़िया मैटर पढ़ा रहा है आपको, लेकिन वो संस्कृत में पढ़ा रहा है, वो जर्मन में पढ़ा रहा है, या वो कोई और लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, क्या आप समझ पाओगे? आप बोलोगे नहीं यार, हम किसी एवरेज टीचर से पढ़ लेंगे जो हमारी भाषा में हमको समझा रहा है। एक ये बहुत बड़ी वजह थी वैदिक रिलीजन के अंदर आने, करप्शन की भी और डिक्लाइन की भी, क्योंकि वैदिक रिलीजन के सारे लिटरेचर संस्कृत में थे। संस्कृत एक कठिन भाषा होती, संस्कृत कोई आसान जुबान नहीं होती, कठिन होती है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी जुबान होती है, एक ऐसी भाषा होती है कि अगर आप संस्कृत बोलने में पारंगत हो जाओ तो दुनिया की सारी भाषाएं उससे आसान है। किसी दिन वक्त मिलेगा तो मैं आपको संस्कृत की खासियत के बारे में बताऊंगा, आज तो नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी वैदिक लिटरेचर्स थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे, और संस्कृत में लिखे होने के कारण कॉमन लोगों की वो भाषा नहीं रह गई थी लेटर वैदिक एज तक आते आते, तो उन्हें समझ ही नहीं आते थे। तो जब कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप उससे डिटैच हो जाते हो, उससे दूर हो जाते हो आप। तो यही वजह थी कि लोग अपने वैदिक रिलीजन से दूर हो रहे थे, क्योंकि वो संस्कृत में थे, जो लोगों की बोली नहीं थी, लोगों की भाषा, कॉमन लोगों की भाषा नहीं थी, विद्वानों की भाषा थी। इकोनॉमिक राइज ऑफ लोअर वर्ल्ड,
लोअर वर्ण के जो लोग थे ना, उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो था, लेकिन इकोनॉमिकली उनका बड़ा राइज हो गया था। हमने देखा ना, इकोनॉमी बड़ी तगड़ी हुई थी कि नए नए प्रोफेशंस का राइज हो रहा था, स्टार्टअप्स हो रहे थे, एग्रीकल्चर हो रहा था, माइनिंग हो रहा था, ट्रेड कॉमर्स हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, वैश्य कम्युनिटी या शूद्र कम्युनिटी के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स जो थे इकोनॉमिकली राइज हो गए थे। नाउ दे वांटेड सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, जो उनको वैदिक रिलीजन में नहीं मिलने वाली थी, लेकिन बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे रिलीजन्स में उनको सोशल एक्सेप्टेबिलिटी मिलती थी। इसीलिए रिलीजियस मूवमेंट का एक कॉज बन गया इकोनॉमिक राइज ऑफ लोअर वर्ण। एंड लेटर वैदिक रिलीजन बिकेम इकोनॉमिकली बर्डनसम, जो कि हमने यज्ञों के द्वारा समझा कि कितना पैसा लग जाता था उस धर्म को निभाने के लिए, जो लेटर वैदिक पीरियड में जिसने वो रूप बना लिया था। तो लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन को निभाने के लिए बहुत ज्यादा वेल्थ लगती थी यज्ञों के द्वारा, रिचुअलिज्म के द्वारा। तो ये वो सारी कमियां आ गई थी जिनके चलते रिलीजियस मूवमेंट्स का बिगिनिंग हो गया था। आज इस लेक्चर को अपन यहीं एंड करेंगे और कल यहीं से हम शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर की, अगले टॉपिक की, बुद्धिज्म की और उससे आने वाले आगे के टॉपिक्स की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।